हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। त्रिवेणी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पेट एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी है, जो कि 28 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका सिलेबस, जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने नोटिफिकेशन के साथ ही जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और किस पार्ट से कितने मार्क्स का आएगा। और हाँ, आप सभी त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेट का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 100 होगी। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटा और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। तो देखिए अब हम किस विषय से कितने मार्क्स का आने वाला है वो हम देखने जा रहे हैं। आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री, इसमें कितने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मैं आपको इन सब टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिले। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा लेंगे, ये आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा। दूसरा है वैदिक संस्कृति, प्री वैदिक एरा, वैदिक एरा। इसमें आप सभी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस टाइम में कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, जैसे कि कास्ट सिस्टम कैसे हुआ, मूर्ति पूजन का सिस्टम कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में आप अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध की जीवनी तथा शिक्षाएँ। पहला, इन्हें बोध गया में शिक्षा मिली। पहला इन्होंने जो अपना सरमन दिया वो सारनाथ में दिया, जो कि अभी वाराणसी में। फिर आते हैं जैन धर्म, जो कि हैं महावीर, उनकी जीवनी और शिक्षाएँ। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर आते हैं मौर्य वंश, उसमें आते हैं अशोक सम्राट। अशोक सम्राट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और इन्होंने बुद्ध धर्म की अपना लिया और इन्होंने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा, जो कि उस टाइम सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुप्त वंश पे। गुप्त वंश की स्थापना नन डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद हुई, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की कौटिल्य की मदद से। फिर आते हैं हर्षवर्धन, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं राजपूत काल। राजपूत काल में आप सभी ने सबका इनका नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़े। एक लड़ा 1191 में, दूसरा लड़ा 1192 में, जिसे बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। उसके बाद इसने अपने एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत की कमांड सौंप दी कि आप राज करिए। और उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, जिसमें हम सल्तनत काल में बहुत सारी चीज़ें आई। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में आप सभी को पता होगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुग़ल ही पूरे भारत को राज कर रहे थे। कुछ एरिया में मराठा भी काफ़ी पावरफुल थे, जैसे कि महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में अब आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ नेवी के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ओके, इसमें ब्रिटिश कब आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर आते हैं ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, उसके बाद महलवारी, ये सब इसमें देखेंगे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे 5 नंबर का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपने ऊपर देखा कितने सारे टॉपिक से 5 नंबर का आएगा, बट आप इसमें देखिए कि आपको इसमें 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक से 5 नंबर आएगा। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद
स्वदेशी तथा सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ठीक है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये काफ़ी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहाँ ऐसा जाता है कि आज भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स ने, जैसे कि जो BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मोस्टली चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठाई हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अगला आपका टॉपिक है ज्योग्राफी, जिससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है। इसमें आपको इंडिया और इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे US हो गया, आपका UK हो गया, फ्रांस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, जैसे कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, महाकाल रेंज से। उसके बाद गंगा नदी निकलती है आपकी गंगोत्री से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। भूजल संसाधन में आपको क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आपको भूजल में अगर आप देखेंगे तो आपको रॉक्स के बारे में, मतलब पत्थरों के बारे में, मिट्टियों के बारे में आपको सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। पर्वत मतलब माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र मतलब डेजर्ट की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। वन, फॉरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट को लेकर काफ़ी सजग है कि भैया हमको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। ठीक है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। अब ये देखिए, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि खनिज कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे खेतरी माइंस कहाँ है? राजस्थान में है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? आपकी कर्नाटक में है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको देखना होगा कि भारत कहाँ है, चाइना कहाँ है, उसके बाद रशिया कहाँ है। तो इसमें पॉलिटिकल चीज़ें आपको देखनी होंगी। जलवायु तथा मौसम। ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। ठीक है। कुछ एरिया में बे ऑफ बंगाल से वाले रीजन से बारिश होती है, और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहाँ पे ये बारिश कराती हैं। जहाँ पंजाब, हिमाचल, ये वाले एरिया में 2 एरिया से होती है। ये आपको हमारे त्रिवेणी लर्निंग में ज्योग्राफी क्लासेस में आगे बताया जाएगा। टाइम जोन, भारत में क्या टाइम जोन है, रशिया में क्या टाइम जोन है। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री के हैं? चलिए बताता हूँ आपको। फ्रांस। टोटल 12 टाइम जोन है। ठीक है। काफ़ी बुक्स में रशिया लिखा है, बट रशिया आंसर नहीं है। रशिया अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंट्री के तौर पे तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रांस ने भी काफ़ी देशों को गुलाम बनाया था ना, तो इसलिए। ठीक है। उसके बाद जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, मतलब कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? इसमें है 3 टॉपिक्स, लेकिन उस 3 टॉपिक्स के अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। अब योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन, क्योंकि आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम 1 जनवरी 2015 को चेंज करके नीति आयोग किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, पहले फर्स्ट ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें क्या चीज़ें थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, किसको गाडगिल योजना कहते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है कि US जो है वो एक कैपिटल इकोनॉमी है, जो रशिया है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें जितने भी संसाधन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सेंट्रल कमांड के अंडर में होते हैं, मतलब सेंट्रल में जो लोग बैठेंगे वो उसे कमांड करेंगे। जबकि USA में ऐसा नहीं है। USA में जो है वो रिसोर्सेज कोई सेंट्रल एलोकेशन नहीं करता, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति,
ग्रीन रेवोल्यूशन, एम स्वामीनाथन, आपको पता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, जिसके वर्गीस कुरियन फादर थे। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, इसमें आपको देखना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो वेंकट रमन जी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। कृषि में क्या सुधार हुआ, ढांचागत क्या सुधार हुआ, श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार क्या हुआ, और जीएसटी। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी में है जो कि 5 नंबर के लिए आएगा। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है। इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले टॉपिक के अंदर इतने सब टॉपिक हैं, ओके। तो पहला आपको क्या पढ़ना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जितने भी आपके स्टेट हैं उनका कानून भी लिखा हुआ है कि वो कैसे गवर्न होंगे, और क्या कहते हैं कि सेंट्रल कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, इसलिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का है, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब राज्य कैसे गवर्न होंगे, किस तरीके से अपने आप को गवर्न करेंगे, सेंट्रल का क्या रोल होगा, गवर्नर कैसे नियुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब आप लोग कहेंगे कि प्रेसिडेंट तो नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि उसके एक्सेंट मतलब उसकी मर्जी के बिना कोई भी जो आप बिल पास करेंगे वो कानून कभी नहीं बन सकता, ठीक है। फिर संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल हो गया। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना होगा कि यूनियन स्टेट काउंसिल, मतलब यूनियन और सेंटर का कैसा रिलेशन है, संघ, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित मतलब यूटीज़ में कौन कौन से होंगे, मतलब जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मतलब जुडिशरी का कैसे चलेंगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको इसमें। फिर जिला प्रशासन, जिला मतलब आप कहीं भी देखो, आपको अगर कोई भी चीज़ें बनवानी होंगी तो आप कैसे कांटेक्ट करोगे, जैसे कि एसडीएम जो होता है वो काफ़ी ब्लॉक्स को चेक करता है, तहसीलदार एक तहसील को देखता है, डीएम एक ज़िले को देखता है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि मतलब जिला प्रशासन कैसे काम करता है। उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब पंचायती राज आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, ये आया था, ठीक, ये आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंप्लीमेंट हुआ था। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि म्यूनसिपैलिटी किससे हुआ था, वो था 74th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने छठे टॉपिक, जिससे 5 नंबर का आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो है जनरल साइंस। ये आपको हर जगह, आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको अपने जीवन लाइफ में भी हर जगह आपको जनरल साइंस का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। पहला है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि लाइट क्या है, साउंड क्या है, ठीक है। उसके बाद मशीन क्या होती है, ठीक है, क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं आपकी सारी चीज़ें, मतलब जो डे टू डे रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि अगर आप अगर एक बॉल को अगर किसी भी ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या वो उस हाइट पे आएगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, आपको इसमें पीरियोडिक टेबल देखना होगा,
ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल देखिए, उसके बाद किस चीज़ से क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान में आपको क्या क्या देखना है कि मतलब किस टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, प्लांटे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, ये सारी मेडुला, ये सारी चीज़ें होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, जो कि है हमारा 7 टॉपिक, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री मेथड अर्थमेटिक, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि आप कोई एग्ज़ाम दो और चाहे ना दो, ठीक है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव मतलब डेसिमल सिस्टम, ठीक है। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, ठीक है। साधारण अंकगणितीय समीकरण, ठीक है। उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल, घात मतलब पावर, औसत मतलब एवरेज, ठीक है। अगर 10 और 10 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मतलब 10 + 10 / 2 मतलब 10 आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको इसकी क्लासेस त्रिवेणी लर्निंग पे अब डे टू डे बेसिस पे मिलेंगी, और आपके एग्जाम से पहले जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इन सब की क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जितना जितना हो लोगों को हमसे जोड़िए, ताकि उन्हें ये पता चले कि भैया फ्री में भी क्लासेस मिल रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ देखिए, आप कहीं भी पढ़िए, आप चाहे हमसे पढ़िए चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है या अपने मनमर्जी पढ़ा रहा है। आप कुछ नहीं, सिर्फ ये सिलेबस का PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप त्रिवेणी लर्निंग में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि आयोग ने दिया है, ठीक है। एकदम डिट्टो यही सिलेबस आप प्रिंट आउट करा लीजिए, या अपने फ़ोन में रख लीजिए, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप, जहाँ आपको सूटेबल लगे आप रखिए, और अपने ये जो सिलेबस है उससे मैच करिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उन्हें व्यूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है ना कि PPTs पे सिलेबस लिख देते हैं। बट आपको पता है कि ह्यूमन एरर होता है, लोगों से गलतियाँ होती हैं, हो सकता है कि उसने कोई टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे सिलेबस वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि आयोग ने दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं जनरल हिंदी, ठीक है, इससे आपको 5 नंबर का टॉप मार्क्स देखने को मिलेगा, ठीक है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी होंगी, ठीक है, जिसकी क्लासेस आपको हमारे त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, ठीक है। और इसके जो भी रेलेवेंट नोट होंगे जो हम क्लासेस पढ़ाएंगे, उसके आपको जो भी PDFs होंगे हमारे त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, इसलिए आप हमसे जुड़ें। फिर आते हैं हम जनरल इंग्लिश पे। अंग्रेजी व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब आपको कुछ लाइनें दी रहेंगी, इसको आपको पढ़ना होगा, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर्स करने होंगे, जो कि 5 नंबर का आपसे आयोग पूछेगा, ठीक। फिर आते हैं हम आपके तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग पे, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या क्या, बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग। इसमें आपको एक फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस बेसिकली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि सुमित की लेफ्ट से पोजीशन 15 है, और सुमित की राइट से पोजीशन भी 15 है, तो आप ये बताइए कि टोटल बच्चे कितने होंगे। तो टोटल इज इक्वल टू सुमित की लेफ्ट से पोजीशन, सुमित की राइट से पोजीशन -1, मतलब 30 - 1 इज इक्वल टू 29, मतलब टोटल लड़के 29 होंगे। आपसे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, वो मेरा भाई है, वो मेरा ये है, मेरा वो है, इससे क्वेश्चन आएंगे। समूह से भिन्न अलग करना, एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं इन सबको डिलीट कर लूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है,
मतलब जैसे मान लीजिए एक जगह लायन दिया है, एक जगह टाइगर दिया है और एक जगह आपको दिया है एलिफेंट, ठीक है, और एक जगह आपको दिया है छिपकली जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिजार्ड। तो इन चारों में आपको क्या अलग लगता है? चलिए मैं बताता हूँ। लायन जंगल में रहता है, टाइगर भी जंगल में रहता है, एलिफेंट भी जंगल में रहता है, लेकिन लिजार्ड आपको घर में मिलती है। तो इसका कहने का मतलब है कि समूह को भिन्न को अलग करना, ठीक है। फिर आते हैं कैलेंडर एवं घड़ी। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मैं डिलीट कर लूँ। ठीक, कैलेंडर एवं घड़ी मतलब घड़ी में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 11:20 हो रहा है, ठीक, और वो घड़ी हर मिनट 1 घंटा 1 मिनट 1 घंटा कुछ भी क्वेश्चन में डाल सकता है कि वो आगे बताती है, तो बोलेगा कि 3 दिन बाद कितना टाइम होगा इतने बजे, ठीक है। कारण एवं प्रभाव मतलब इफेक्ट एंड कॉज, मतलब आपको ये चीज़ें दी रहेंगी। मान लीजिए कि कुछ लड़के एग्ज़ाम में फेल हो गए, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये आपका कारण हुआ। इफेक्ट क्या होगा कि टीचर को निकाल दिया जाएगा या टीचर उसको अच्छे से पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मतलब अगर हम लाइन को वाइफ लिखते हैं, ठीक है, और अगर हम चाइल्ड को, ठीक है, चाइल्ड को LDIPK लिखते हैं, ठीक है, तो मैन को क्या लिखेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कथन विश्लेषण तथा निर्णय, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं आपका करंट अफेयर्स पे। भारत एवं वैश्विक मतलब आपको नेशनल और वर्ल्ड की चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आप ये समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि आपके पास 1 महीना 15-20 दिन है आपके पास। आप ये समझ लीजिए कि आपको G20 पे भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 10 नंबर आएगा। शेरपा कौन थे, ठीक है, कौन सा नया यूनियन जुड़ा है, अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके जर्नल अवेयरनेस पे, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर का है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चाहे आप पेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, श्रीलंका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देश राजधानी मुद्रा, किस देश की क्या राजधानी और वहाँ की क्या मुद्रा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें। केंद्र शासित कौन कौन से हैं? दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। आपने ऊपर सिलेबस देखा होगा इंडियन पॉलिटी का, जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया ना, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। विधानसभा मतलब स्टेट की क्या, जैसे यूपी में 403 सीटें हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस में क्या क्या है? जैसे नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, ठीक है। वुमेंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। फादर्स डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें। भारत के पर्यटन स्थल, टूरिज्म स्पॉट कौन कौन से हैं? ऊटी है, उसके बाद मसूरी, शिमला, मनाली, ये सारी चीज़ें हैं। और टूरिस्ट स्पॉट में क्या क्या है? चिल्का लेक, पिचौला लेक, ये सारी चीज़ें। भारत की कला एवं संस्कृति
भारत की कला में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन सी डांस कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सतरैया कहाँ का डांस है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ठीक है, कथकली कहाँ का है। उसके बाद ये सारी चीज़ें। भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं विश्व के खेल में क्या है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, उसके बाद आपका बेसबॉल। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मान लीजिए उसको हॉकी से पूछना होगा, तो वो हॉकी से आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि हॉकी के बारे में बताओ, वो आपसे पूछेगा कि बैक स्टिक किस खेल से संबंधित है। अब आपको हो गया ये क्या है, वो आपसे पूछना हॉकी ही चाहता है, लेकिन वो बैक स्टिक के थ्रू पूछना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं आपके भारतीय अनुसंधान संगठन, ये सारी चीज़ें, मतलब भारत में कौन कौन से संगठन हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके कौन कौन से राइटर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पुरस्कार एवं विजेता, ठीक है, अभी ऑस्कर किसने जीता, मिस इंडिया किसने जीता, मिस वर्ल्ड किसने जीता, ये सारी चीज़ें। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको कि यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा हो रहा है, जैसे ब्राज़ील के फॉरेस्ट कट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो इन सब पे क्वेश्चन आएंगे आपको। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे आपको, इनको पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। ग्राफ, मतलब आपको डीआई पूछेगा, ठीक है, डीआई में क्या क्या पूछेगा, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ। हाँ, मतलब ये ग्राफ है, इस ग्राफ में कुछ कुछ दिए रहेंगे, पूछेगा कि इसका क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी, मतलब टेबल्स आएंगे, उनको आपको देख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखिए आयोग ने आपको क्या दिया है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आप किसी से भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट रखिए कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किस लेवल का है। देखिए क्रमांक 1 से 9 पर आधारित अंकित शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई डिफ़िकल्टी लेवल जो आपकी रहेगी वो एनसीईआरटी के लेवल तक रहेगी, मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का ही होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि आपका नेगेटिव मार्क 1/4 होगा, मतलब 4 गलत होंगे तो 1 सही कट जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। तो देखिए हमने आपसे पूरा सिलेबस डिस्कस किया, अब मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखिए। पहली चीज़ ये है, ठीक है, कि जितने भी आपको हमने सिलेबस में डिफ़ाइन किया उससे रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो भी क्लासेस हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पीडीएफ, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड होंगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमने आपसे एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, कि सबसे पहला काम है कि ये सिलेबस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, आपको उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस सिलेबस में वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा काम ये होगा कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और शाम को हम उसी पे बेस्ड क्विज़ डालेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आपको वो सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्व करनी है। और अगर आपको एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन जो आप क्विज़ में सॉल्व कर रहे हो, आपको मैं ये नहीं कहता कि गारंटी है कि वो क्वेश्चंस आएंगे, और ये गारंटी कोई नहीं दे सकता क्योंकि पेपर आयोग बनाएगा। कोई भी कोचिंग वाला कोई भी बोल दे कि मेरे से फंसा है, बिल्कुल विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है, ये सब मार्केटिंग होती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि वो जो क्वेश्चंस आएंगे
उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको करना है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, चाहे हमारे क्विज सॉल्व कीजिए, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई ना कोई आंसर तो सही होगा, लेकिन वो जो 3 आंसर गलत हैं वो क्यों गलत है, उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। वो आपका एक हॉलिस्टिक एग्जाम प्रिपरेशन कराएगा। यही सेम चीज़ आपको क्विज़ के साथ और प्रीवियस ईयर के साथ करनी है। ठीक है बच्चों, हमने आपसे सिलेबस डिस्कस किया, और आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपसे अब अलविदा चाहता हूँ। मैं रोहित सिंह, ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं।